Hello, Assalamu alaikum, dear student. How are you? I hope that you all will be fine. This is me, Sir Farhad, and this is my YouTube channel Physics by Sir Farhad. आज हम पढ़ने वाले हैं MDCAT 2025 की करिकुलम में जो 3 टाइप ऑफ MCQs है, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। इसको आज हम क्लियर करेंगे कि इजी MCQs कैसे कहते हैं, मॉडरेट MCQs कैसे कहते हैं और डिफ़िकल्ट MCQs कौन से होते हैं MDCAT 2025 में। इससे पहला जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 टाइप ऑफ MCQ शामिल है, मॉडरेट, इजी और डिफिकल्ट, और इस पे मैं अगले लेक्चर में डिटेल के साथ बात करूंगा। तो आज हम इस पे डिटेल के साथ बात करने वाले हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को यह समझाऊंगा कि इजी MCQs कौन से होते हैं, मॉडरेट MCQs कौन से होते हैं और डिफिकल्ट MCQs कौन से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ये तीन MCQs मैंने एज अ एग्जाम्पल आप लोगों को 2024 में जो MDCAT गुजरा है उससे मैंने आप लोगों को उठा लिए हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को 2025 के लिए समझा रहा हूँ कि इस इन एग्जाम्पल से और इन एग्जाम्पल से आप लोगों को ये पता चलेगा कि इजी MCQs कौन से होते हैं, मॉडरेट कैसे होते हैं और डिफिकल्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं MDCAT 2025 और MDCAT 2025 की करिकुलम में 3 टाइप ऑफ MCQs आर इंक्लूडेड। First type is called easy, second type are called moderate MCQs and third type is called difficult MCQs. Easy MCQs को आप कह सकते हो शॉर्ट स्टेटमेंट MCQs। क्या कह सकते हो? शॉर्ट स्टेटमेंट MCQs। बहुत सारे MCQs ऐसे होते हैं MDCAT में कि वो शॉर्ट स्टेटमेंट होते हैं, बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट इसका होता है, और जितना एक MCQs की स्टेटमेंट जितना शॉर्ट हो इतना ही ये इजी होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और जो मॉडरेट है, दिस इज मॉडरेट स्टेटमेंट। मॉडरेट स्टेटमेंट मींस कि न तो इसकी स्टेटमेंट ज्यादा शॉर्ट है और न इसकी स्टेटमेंट ज्यादा लॉन्ग है, दरमियान वाली स्टेटमेंट के MCQs होते हैं ये। और डिफिकल्ट MCQs वो MCQs अक्सर वो MCQs होते हैं, जरूरी नहीं लेकिन अक्सर मोस्टली वो MCQs होते हैं जिसकी लॉन्ग स्टेटमेंट हो। लॉन्ग स्टेटमेंट MCQs। 3 टाइप ऑफ MCQs are included in the MDCAT curriculum: short statement MCQs, long statement MCQs and middle statement MCQs या moderate statement MCQs। जितना एक MCQs की स्टेटमेंट शॉर्ट हो तो मोस्टली वो इजी होते हैं, जितना लॉन्ग हो तो मोस्टली वो डिफिकल्ट होते हैं, और अगर शॉर्ट और लॉन्ग ना हो, दरमियान में स्टेटमेंट हो, तो इसको कहते हैं मॉडरेट। न बहुत ज्यादा इजी और न बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले फर्स्ट ईयर के जो MCQs है MDCAT टेस्ट 2024 में उस पे समझाता हूं कि इसमें इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट कौन से हैं, और बाद में सेकेंड ईयर के जो MCQs है 2024 MDCAT करिकुलम के, वहां पे मैं आप लोगों को बताता हूं कि डिफिकल्ट कौन से हैं, मॉडरेट कौन से हैं और इजी कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जो ये MCQs है, विच टाइप ऑफ वेव कैन बी पोलराइज्ड। ये देखे कितना शॉर्ट स्टेटमेंट है, विच टाइप ऑफ वेव कैन बी पोलराइज्ड। ये 2024 में आया हुआ है ऑप्टिक्स चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है। तो विच टाइप ऑफ वेव कैन, सॉरी चैप्टर नंबर 8 हो, चैप्टर नंबर 9 तो नहीं है उसमें। विच टाइप ऑफ वेव कैन बी पोलराइज्ड, कौन से टाइप ऑफ वेव। तो यहाँ पे अगर आप इस MCQs के बारे में सोचते हो तो फिर तो मतलब के अलग बात है। यहाँ पे डायरेक्टली आप देखिए, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव को अगर आपने देख लिया, बस ये है। ट्रांसवर्स वेव को अगर आपने देख लिया तो ये है। ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज्ड किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जाता। साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल है, और मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों आते हैं, लेकिन सारे मैकेनिकल वेव पोलराइज नहीं होते, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव आपने देख लिया तो बस ट्रांसवर्स वेव इसकी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन एज दिस, ठीक है। ये इजी है, इसको आप देख के 5 सेकंड में हल करते हो,
ठीक है। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज होते हैं तो 5-10 मिनट में आप लोग हल कर सकते हो, तो ऐसे एमसीक्यूज, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज है जो कि बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट है और इसके जो ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए बहुत इजी है। अब अगर मैं मॉडरेट टाइप ऑफ एमसीक्यूज को देखो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ डिपेंड अपॉन, ये स्टेटमेंट थोड़ा देखिए इससे लॉन्ग है और इससे शॉर्ट है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ डिपेंड अपॉन, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सोच ले, यहाँ पे आप लोगों से थोड़ा मतलब कि आप लोगों ने सोच के फील करना है एमसीक्यूज को कि जो एस्केप वेलोसिटी है बॉडी की अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑन विच इट इज थ्रोन, बोथ एंगल एंड मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ बॉडी। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्यों? मास ऑफ बॉडी है और एस्केप वेलोसिटी आप लोगों को पता है कि मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, बड़ा बॉडी हो और छोटा बॉडी हो एस्केप वेलोसिटी दोनों की सेम है, ये तो नहीं हो सकता। अब अगर ये नहीं हो सकता तो ये बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि बोथ एंगल एंड मास ऑफ बॉडी, तो इस ऑप्शन में भी मास ऑफ बॉडी आया है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये अगर हम देखें मास ऑफ अर्थ तो है, मतलब कि अर्थ की मास पे तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, प्लेनेट के मास पे तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, मून से एस्केप वेलोसिटी कम रिक्वायर्ड है, अर्थ से एस्केप वेलोसिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। एंगल ऑन विच इट इज थ्रोन, एंगल ऑन विच इट इज थ्रोन, वो एंगल जिस पे हम बॉडी को थ्रोन करते हैं। अब अगर इन दो ऑप्शन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि एंगल ऑन विच इट इज थ्रोन या मास ऑफ अर्थ, तो यहां पे देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन में ऑलरेडी दिया गया है कि एंगल एंड मास ऑफ बॉडी। अब अगर ये ठीक होता ना, ये ठीक होता ना तो यहाँ पे नहीं दिया जाता, ठीक है, तो इस पे मतलब कि डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगर ये ऑप्शन गलत है तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो है वो मास ऑफ अर्थ है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ डिपेंड अपॉन मास ऑफ अर्थ। ओके, अब थर्ड एमसीक्यूज को अगर आप देखें, ये डिफिकल्ट एमसीक्यूज है, क्यों? देखें, ट्यूनिंग फोर्क हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 440 हर्ट्ज प्रोड्यूसिंग साउंड वेव which travel with the speed of 340 meter per second, what is the separation between compression and adjusted rarefaction? अब देखें, यह डिफिकल्ट नहीं है, इसकी सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, इजी है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट थोड़ा लॉन्ग है और यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि व्हाट इज द वेवलेंथ फिर भी ये स्टेटमेंट इजी बन जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा है वेवलेंथ की जगह सेपरेशन बिटवीन कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के दरमियान जो सेपरेशन होता है उसको कैसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ नहीं दिया है, इट मींस के इस स्टेटमेंट को थोड़ा उन्होंने डिफिकल्ट बनाया है। अब ये एक तो यहां से वो डिफिकल्ट बना, दूसरी बात ये कि ये जो स्टेटमेंट है ये लॉन्ग है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है, सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो इट मींस के बच्चों को इस स्टेटमेंट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है और इस स्टेटमेंट को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक एमसीक्यूज डिफिकल्ट क्यों होता है? वो एमसीक्यूज डिफिकल्ट होता है जिस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन आ जाए, जिस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को समझने में आपको थोड़ा मुश्किल आ जाए, तो उसको कहते हैं डिफिकल्ट एमसीक्यूज। और एक स्टेटमेंट को समझने में मुश्किल क्यों आता है? एक वो स्टेटमेंट लॉन्ग होता है, लॉन्ग स्टेटमेंट होता है, और दूसरी बात यह कि उन्होंने सिंपल बातें थोड़ा डिफिकल्ट में उन्होंने लिखी हो। तो इस तरह यहां पे देखें, सिंपली ये एमसीक्यूज जो है v इज इक्वल टू एफ लेमडा से हम कर सकते हैं, और यहां से लेमडा जो है दिस इज इक्वल टू v बाई एफ, लेमडा इज इक्वल टू v बाई एफ। v ऑलरेडी दिया है 340 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया है 440 हर्ट्ज, तो 440 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 340 हर्ट्ज स्पीड है, तो स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी से हम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। अब मैं वेवलेंथ को क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि दिस इज द सेपरेशन बिटवीन कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। एडजस्टेड कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के दरमियान जो सेपरेशन है उसको कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को निकालने का ये इक्वेशन है, सिंपली आपने लगाना है
340 मीटर पर सेकेंड स्पीड और 440 हर्ट्ज यानी सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी। इसको डिवाइड करके आपके साथ आ जाएगा 0.77 मीटर। 0.77 मीटर इज द आंसर। तो ये मुश्किल नहीं है, इसकी कैलकुलेशन तो इजी है, लेकिन इस स्टेटमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे टाइप ऑफ एमसीक्यूज को मुश्किल कहते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको ऐसे टाइप ऑफ एमसीक्यूज इजी लगते हैं ना, ऐसे टाइप ऑफ एमसीक्यूज आपको इजी लगते हैं, तो इट मींस कि आप कंपटीशन कर सकते हैं। और अगर ऐसे टाइप ऑफ एमसीक्यूज आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, हालांकि मोस्टली स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा अपने कोर्स पे तवज्जो दे दे, फोकस करें और अपने कोर्स को थोड़ा डिटेल के साथ फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर वो स्टूडेंट जिनको ऐसे टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो मैंने आप लोगों को लिखा है, ऐसे टाइप ऑफ एमसीक्यूज डिफिकल्ट नहीं लग रहे, इजी लग रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टूडेंट एमडीकेट को क्लियर कर सकता है और कंपटीशन में आ सकता है, ठीक है, क्वालिफाई कर सकता है ये एमबीबीएस के लिए, अगर ऐसे एमसीक्यूज आप लोगों को इजी लग रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंड ईयर की बात कर लो, सेकेंड ईयर फिजिक्स से जो एमसीक्यूज लिए गए हैं, उसमें जो इजी एमसीक्यूज है, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज, तो ये तो बहुत इजी एमसीक्यूज है कि ट्रांसफार्मर जो ऑपरेशन करता है वो किस बेस पे करता है, कूलम्स लॉ के बेस पर, गाजेस लॉ, फैराडे लॉ या हेसेस लॉ। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, फैराडे लॉ सिंपल है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बना है इंडक्शन की बेस पर, फैराडे लॉ की बेस पर। अगर यहाँ पे फैराडे लॉ है तो बाकी को आप लोगों ने देखना भी नहीं है, तो ये इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। और जो स्टूडेंट इस एमसीक्यूज पे भी सोचते हैं ना, तो इसको एमडीकेट देना जो है वो मतलब कि नहीं देना चाहिए। सॉरी कि मैंने आप लोगों को डिसर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे एमसीक्यूज को अगर आप देख रहे हो और एमडीकेट के लिए तैयारी भी कर रहे हो, तो मतलब कि फिर मुश्किल है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी एमसीक्यूज, ये 2 सेकेंड का काम है। ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने में थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि टाइम जो है आपने डिफिकल्ट एमसीक्यूज के लिए निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा मॉडरेट एमसीक्यूज को देखो, ये भी इसकी स्टेटमेंट कितना शॉर्ट है। Which of the following statement is true about the magnetic field inside solenoid? अब देखे इस स्टेटमेंट में थोड़ी मतलब कि वो बात है, थोड़ा बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। ये कह रहा है कि सोलेनाइड के अंदर, सोलेनाइड के बाहर नहीं, इनसाइड सोलेनाइड, आपने स्टेटमेंट को देके डायरेक्ट नक्शा बनाना है, ठीक है, दिमाग में इमेजिन करना है। इनसाइड सोलेनाइड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड सोलेनाइड, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड, इट इज सर्कुलर अराउंड वायर, इट इज ट्रांगेस एट द एंड, जीरो व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। ये ऑप्शन तो पहले से आप लोगों को गलत होना मतलब कि देखना चाहिए कि यह गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी सोलेनाइड में करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो नहीं होता, जीरो तो हो नहीं सकता when current flow through the solenoid, ये तो गलत है। अब ये 3 रह गए। अब अगर आप ये देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, इट इज स्ट्रांगेस्ट एट द एंड, तो एंड पे स्ट्रांगेस्ट कैसे होता है? स्ट्रांग तो मिडल पे होता है, एंड पे तो नहीं होता, ये भी गलत है। अब देखिए ये 2 रह गए, इट इज along axis of solenoid, इट इज सर्कुलर अराउंड वायर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आप लोगों को कहा गया है कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और आप लोगों को पता है कि जो इनसाइड सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट। इनसाइड सोलेनाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर स्ट्रेट। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, इट मींस कि ये सर्कुलर भी नहीं हो सकते। तो सर्कुलर नहीं हो सकते, स्ट्रांगेस्ट एट द एंड नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखो, एमसीक्यूज को हल करने के लिए आप पहले करेक्ट ऑप्शन पे मत सोचो, बल्कि आप पहले रॉन्ग ऑप्शन पे सोचो कि कौन से ऑप्शन रॉन्ग है। वो गलत हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि आपको जो लगे ना कि ये ऑप्शन गलत है, तो उसकी रीजन भी आपको आनी चाहिए कि क्यों गलत है। एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व किया जाता है कि जो ऑप्शन करेक्ट है उसका भी पता हो, उसके बिहाइंड वजह का पता हो कि क्या वजह है, और जो रॉन्ग ऑप्शन है उसका भी पता हो आप लोगों को कि यह गलत क्यों है।
ठीक है, दोनों का पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा मॉडरेट टाइप ऑफ एमसीक्यूज है, इसमें थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब अगर मैं डिफिकल्ट की तरफ आ जाऊं, यहां पे देखें कितना लॉन्ग स्टेटमेंट है। अगेन मैंने जितने भी एमसीक्यूज चेक किए फिजिक्स के 2024 वाला जो एमडीकेट टेस्ट है उसमें, तो उसमें जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज जितने भी थे वो सब इस तरह के थे, ये लॉन्ग स्टेटमेंट और ये लॉन्ग स्टेटमेंट, इस तरह के डिफिकल्ट एमसीक्यूज थे। इफ R1 R2 आर द फिलामेंट रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, अगर R1 और R2 फिलामेंट रेजिस्टेंस है रिस्पेक्टिवली ऑफ 100 वाट एंड 200 वाट, रिस्पेक्टिवली का मतलब कि ये जो फर्स्ट वैल्यू लिखा है ये R1 के लिए है, जो सेकंड वैल्यू लिखा है R2 के लिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब भी समझे, रिस्पेक्टिवली डिजाइन टू ऑपरेट ऑन सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज पे ऑपरेट करे, देन फिर क्या होगा। पहले इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कर ले कि आपके पास फिलामेंट बल्ब है दो और उसमें R1 और R2 इनकी रेजिस्टेंस है, एक बल्ब 100 वाट है और दूसरा बल्ब 200 वाट है, और बल्ब ऐसे बनाए गए हैं कि दोनों सेम वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, वोल्टेज दोनों का सेम है। R1 और R2 के दरमियान रिलेशन किया है, R1 is 2 time of R2, R2 is 2 time of R1, R1 is 4 time of R2, R2 is 4 time of R1। तो ये नोट कर ले यहाँ पे कि इसके लिए थोड़ा आपने कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करना है, आप लोगों ने पढ़ा है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। एक है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, एक है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। यहाँ पे मैंने आई स्क्वायर आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिया गया है सेम वोल्टेज, तो मैं वोल्टेज वाला इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि P1 इज इक्वल टू, बल्कि मैं इस इक्वेशन से ये भी लिख सकता हूँ कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R, तो P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R1 एंड P2 दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R2। अगर मैं ऐसे रेशो बना दो तो P1 बाई P2 दिस इज इक्वल टू R2 बाई R1। इनवर्स रेशो है तो रेशो बनेगा इनवर्स, ठीक है। ये मैं स्टूडेंट को क्लास में भी बनाता हूँ सारे रेशो। तो रेशो यहाँ पे बहुत एप्लीकेबल है, क्यों, क्योंकि सिंपली आपको क्या चाहिए, R1 बाई R2 चाहिए, R1 R2 चाहिए। तो अगर ऐसे मैं R1 R2 बना लो तो ऐसे मैं बना लूंगा P2 बाई P1, ठीक है। R1 R2 बना लो तो ये हो जाएगा P2 बाई P1, रेसिप्रोकल ले ले। सिंपली R1 बाई R2 दिस इज इक्वल टू P2 कितना है 200 वाट है और P1 कितना है 100 वाट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, वाट वाट कैंसिल, R1 बाई R2 दिस इज इक्वल टू 2, ये 2 हो जाएगा और R1 इज इक्वल टू 2R2। R1 टू R2 के बराबर हो जाएगा, इट मींस कि R1 इज 2 टाइम ऑफ R2। तो ये एमसीक्यूज थोड़े डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ऐसे एमसीक्यूज को हल करने की कोशिश करें, ये इजी शॉर्ट स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज को छोड़े। अब प्रिपरेशन में ये जो है आप लोगों को इंशाल्लाह आते होंगे, और जो ऐसे लॉन्ग स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज है जो थोड़ा कैलकुलेशन मांग रहे या स्टेटमेंट को समझने में थोड़ा आप लोगों को मुश्किल हो, तो ऐसे एमसीक्यूज पे फोकस दे दे। ऐसे एमसीक्यूज को डिफरेंट सीरीज ऑफ एमसीक्यूज आपके पास जो बुक्स है वहां पे देख ले, और ऐसे लॉन्ग स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज को ज्यादा हल करे, ताकि आप लोगों को स्टेटमेंट को समझने में कोई डिफिकल्टी, कोई मुश्किल ना हो। ओके, थैंक यू।